नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। और देखिए आज कितनी अच्छी खबर से हम शुरुआत करेंगे। खबर यह होगी कि अब बच्चों ने ठाना है कोरोना को हराना है। आज बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर में 15 से 18 साल के बच्चों को जिसने भी देखा यकीन हो गया कि कोरोना की हार अब तय है। जी हां, पहले दिन बच्चों ने बड़ी कतार लगाई और बड़ी बड़ी कतार में लगकर वैक्सीन की पहली डोज ली। वैक्सीन सेंटर पर बच्चों का जोश हाई था। इसका प्रमाण यह है कि शाम 7 बजे तक देश भर में तकरीबन 38 लाख बच्चों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। बच्चों का यह जोश बड़ों के लिए भी अब एक मिसाल बन गया है। ठीक है, एक तरफ आम घरों के बच्चे वैक्सीन को लेकर के जागरूक हैं, तो दूसरी तरफ एक मंत्री के बेटे की बात करेंगे जिसके चलते कानून को शर्मिंदा होना पड़ा। बात कर रहे हैं आशीष मिश्रा की। जी हां, जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। लखीमपुर खीरी मामले में पुलिस ने कोर्ट में 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है। बताएंगे उन पन्नों में आरोप कितने गंभीर हैं और हम क्यों कह रहे हैं कि कानून शर्मिंदा है। देखिए, इसके बाद बात करेंगे यूपी की सियासत की जो गरम है, लेकिन तेज तर्रार नेताओं में एक मायावती क्यों नरम है। बहन जी कहां हैं, ये यूपी की सियासत में सबसे बड़ी पहेली बन गई आज की तारीख में। बड़े बड़े नेता अब मायावती को मैदान में आने के लिए ललकार रहे हैं। इस ललकार का मायावती ने क्या कोई जवाब दिया या नहीं दिया, बताएंगे आपको। आप बने रहिएगा हमारे साथ अब पूरे इस एडिशन के दौरान। देखिए, सबसे पहले वो खबर जिसका सबसे पहले जिक्र किया था, कोविन पोर्टल पर आप गए होंगे। कोविन पोर्टल के अनुसार आज 15 से 17 साल की आयु वर्ग के 37,84,212 बच्चों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देखिए, ये आंकड़ा है 7 बजे तक का। ये आंकड़ा 7 बजे तक का। यहां पर कुछ आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाएंगे। ये नंबर देखिए, 38,84,212। ये 7 बजे तक का आंकड़ा है। इन संख्या को आप इस तरीके से देखिए कि 37,84,212 बच्चे अब तक वैक्सीन लगवा चुके हैं। आज पहला दिन। ये नंबर बता रहे हैं कि कोरोना को हराने के लिए हमारे देश के बच्चे कितने बेताब हैं। ये नंबर बता रहे हैं कि बच्चों ने कोरोना को भगाने के लिए मुट्ठी तान ली है। वैक्सीनेशन के पहले ही दिन आए ये नंबर बता रहे हैं कि वैक्सीन सेंटर पर बच्चों का जोश कितना हाई था। देश के कोने कोने से आज नजारा टीका उत्सव जैसा दिखाई दिया। हमारे देश के बच्चों ने इस टीकाकरण को उत्सव बना दिया। इससे पहले कोरोना के खिलाफ आज देश में एक बड़ी लड़ाई शुरू की गई। आपको बता दें, देश के 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इस उम्र के लोगों के लिए ये अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 2007 या इससे पहले जन्मे बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन ले सकते हैं। बच्चों को अभी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है। अब देखिए, अडल्ट बुजुर्गों के लिए तो वैक्सीन के दोनों डोज लेने की प्रक्रिया पिछले साल से ही जारी है। अब 15 से 18 साल के बच्चों को भी आज टीकाकरण शुरू हो गया है। अब आप कहेंगे कि 15 साल से छोटे बच्चों का क्या उन्हें कोरोना नहीं हो सकता? तो भाई, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। आपको बता दें कि 15 साल से छोटे बच्चों के लिए भी अलग अलग वैक्सीनेशन का ट्रायल जारी है। ये ट्रायल दूसरे और तीसरे फेज में पहुंच चुका है और उम्मीद है कि जल्दी ही छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल ये 8 तस्वीरें आपके सामने, जहां जहां वैक्सीनेशन हुआ वहां की ये तस्वीरें। घर के सब सदस्यों को वैक्सीन मिल चुका था और हमें नहीं मिला था, इसलिए मन में ऐसा था। नया जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसके लेकर किस तरह का एक डर था और वैक्सीन लेने के लिए किस तरह के डर था, पर वैक्सीन लेने के बाद नया वेरिएंट है, फिर भी हमारे पास वैक्सीन है, इसका वो दिलासा होता है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने आज मेरा वैक्सीन लिया और ये हमें लेना ही, ये 15 to 18 स्पेसिफिकली ईयर्स के लोगों को लेना चाहिए, बिकॉज ये एक प्रिवेंटिव मेजर है कोविड के अगेंस्ट, सो वी ऑल नीड टू डू दैट। ये हमें करना ही चाहिए। डर कुछ नहीं था, पर मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट दिखाया, इसलिए आई कुड डू दिस। कॉन्फिडेंस था कि लगनी चाहिए और अच्छी बात है कि लगी है। तो क्या कहेंगे, और भी बच्चे जो हैं लगवाना चाहिए? हाँ जी, उन्हें सबको लगवानी चाहिए।
और जितने भी हैं उन सबको लगवानी चाहिए कि बेटर है कि सेफ रहेंगे सब। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आज वैक्सीन लगवाई और ये वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए बिकॉज ये असेंशियल है। तो फिर बस थैंक यू। क्या आपने आपको सेफ समझती है उसके बाद? मतलब सेफ समझते हैं, पर अभी अगर हमें तीनों डोज लग जाएंगी तो फिर उसके बाद हम पूरे सेफ हो जाएंगे। तो बस हमें साथ साथ प्रिकॉशन भी लेने हैं ताकि हमारी बॉडी ठीक रहे। उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि अब फिर से ओमिक्रॉन आ गया, जरूर लगाना ज़रूरी पड़ेगा और रिस्ट्रिक्शन इतनी सारी हो गई हैं तो वैलिड है ये हर जगह, इसलिए ज़रूरी है ये सबको लगाना चाहिए। यस, ऑल ओवर लगाना चाहिए। यस। कॉन्फिडेंस है आप लगने के बाद आपको? ना होगा तो कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस तो है। तो ये यंग इंडिया के लिए टीका कवच है। 15 से 18 साल में कितने बच्चे आते हैं? 10 करोड़ के तकरीबन बच्चे। कोविन रजिस्ट्रेशन जो है वो 10वीं का आई कार्ड दिखा करके होगा और 2 दिन में तकरीबन 10 लाख के करीब 7.9 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो यहां कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये रजिस्ट्रेशन लगातार हुए हैं और बच्चे बढ़ चढ़ करके कोरोना को मात देने की इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आरएमएल अस्पताल का दौरा करके बच्चों के टीकाकरण का जायजा लिया। टीकाकरण कार्यक्रम किस तरीके से चल रहा है, कैसा चल रहा है, बच्चों में किसी तरह का कोई डर खौफ? देखिए बच्चों से वो बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं और बाकायदा हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। 15 से 18 साल तक के बच्चों का ये टीकाकरण, जिसमें आज 37 लाख से ज्यादा बच्चों ने ये टीका लगवाया। देश भर में आज से 15 से 18 साल की बच्चों की वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है। जाहिर है इसमें सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पताल भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूं मूलचंद हॉस्पिटल में, जहां आप देख सकते हैं एक ड्राइव थ्रू ऑर्गेनाइज की गई है हॉस्पिटल के थ्रू। इस फैसिलिटी को पूरी तरीके से डिटैच किया गया है जो मेन फैसिलिटी है अस्पताल की, ताकि जो लोग हैं वो बिना किसी परेशानी के अपनी गाड़ी में बैठे बैठे इसी ड्राइव थ्रू के थ्रू आएं, अपना वैक्सीन अपने बच्चों को लगवाएं और फिर यहां से चले जाएं। अब तक तकरीबन 8 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है कोविन पोर्टल पर और जाहिर है इससे जो कोविड के विरुद्ध लड़ाई है देश भर में जो चल रही है उसको काफ़ी बल मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बताया जा रहा है कि एक डोज की कीमत 1410 रुपये के आसपास तय की गई है। हालांकि अगर आप सरकारी में जाते हैं तो वो एब्सोल्युटली फ्री होता है, लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर सेटअप किया गया आप देख सकते हैं लंबी कतार है और सुबह 10 बजे से पहले ही यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। जाहिर है इससे जो देश में जो ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है उससे भी लड़ने में मदद मिलेगी। मेरे साथ मिस्टर आम्बेकर हैं जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं मूलचंद हॉस्पिटल के। सर, एक आशंका थी माँ बाप के मन में कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे या ना भेजे क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगा। आपको लगा है कि उसको भी वो भी खत्म होगी कहीं ना कहीं? बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन अम्बेकर है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट मूलचंद हॉस्पिटल। कोशिश तो यही थी कि ये जो किशोर आयु के थे यही एक काफ़ी बहुत बड़ा चंक है इस पॉपुलेशन का। आपको बता दें पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने बच्चों के वैक्सीनेशन शुरू होने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को थैंक यू बोला है, धन्यवाद दिया है। प्रारंभ हो गया है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ और सेकेंड वैक्सीन की भी डेट आ गई ऑलरेडी 28 दिन बाद। तो आप सबसे मैं कहना चाहूंगी, करबद्ध प्रार्थना है, बिल्कुल इसको बच्चों को जरूर लगवाएं। वैसे मैंने आज सुबह से देखा है, कल से बड़ों से ज्यादा उत्साह बच्चों में है और लगवाने के लिए पहुंच गए। और बच्चों को मैं जानती हूँ वो तो खुद घर नहीं बैठेंगे, अपने मम्मी पापा के नाक में दम कर देंगे कि हमें क्यों नहीं लगवाया। वो ज्यादा इस मामले में सचेत है। अच्छा, आपको बता दें कि बच्चों के वैक्सीनेशन के बीच मुंबई से कलाकारों ने वैक्सीन लगवाकर देश को सुपर फिट करने का संदेश दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा। बढ़ने लगे हैं और कहा जा रहा है तीसरी लहर आ चुकी है और महाराष्ट्र मुंबई में खासतौर से इसका आंकड़ा बहुत अधिक बढ़ रहा है। इसीलिए
कुछ बॉलीवुड के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि म्यूजिशियन, हर कोई जानना चाहता है कि बॉलीवुड की तरफ से क्या मैसेज जाता है। बॉलीवुड के बड़े सिंगर हैं, इनका नाम लकी, हमारे साथ मौजूद है, उनकी पूरी टीम मौजूद है। और लकी जी, क्या कहेंगे? आप लोग बॉलीवुड के लोग हैं, लोग मैसेज बहुत देते हैं और आपका मैसेज साथ लोग सुनना चाहेंगे, और ये अपने गिटार के साथ मौजूद हैं और मैसेज देंगे, गाना गा के बताएंगे कि किस तरीके से जरूरी है आपको जो वैक्सीन लगाना जरूरी है और तमाम नियमों का पालन करना जरूरी है। बिल्कुल, मेरे साथ प्रयास, उनकी मम्मी और निशा भी है मेरे साथ टीम में। हम लोग म्यूजिक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं और एक बच्चा गाना बनाया है कि मुंबई से संदेश है, भारत अपना देश है, हमने निभाई अपनी अपनी जिम्मेदारी और अब सब है आपकी बारी। मुंबई से संदेश है, भारत अपना देश है, हमने निभाई अपनी जिम्मेदारी, अब आपकी है बारी। तो देश भर में बच्चों पर चल रहे वैक्सीनेशन के बारे में हमारे रिपोर्टर आपको जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसा रहा ये वैक्सीनेशन। सुनिए। एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जिसमें 15 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों को अब कोविड वैक्सीन जो है वो लगाने का काम जो है वो शुरू हुआ है। जी हाँ, आपको बता दूं, हम एक स्कूल में पहुंचे हैं। आप देखेंगे स्कूल में इस वक्त वैक्सीनेशन जो है वो हो रही है। जो बच्चे 15 से 18 साल की उम्र, जो कि 10वीं से लेके 12वीं के कक्षा तक के बच्चे थे, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जिनको जरूरत थी, क्योंकि स्कूल खुल नहीं रहे थे, बच्चों की पढ़ाई जो है वो खराब हो रही थी। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया क्योंकि थर्ड वेव की जो आने की आशंका है वो लगातार बन रही थी। ऐसे में जरूरी हो जाता था कि किसी भी तरीके से जल्द जो है इन बच्चों को कवर किया जाए, ताकि बच्चे अगर स्कूलों में जा रहे हैं और वहां पर उनको जो खतरा है, उनको वो खतरा जो है कम से कम टल जाए। आप देखेंगे यहाँ पर इस वक्त कोविड वैक्सीनेशन जो है उसका प्रोसेस चल रहा है और 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने का प्रोग्राम आज से शुरू हो चुका है और पूरे देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ तमाम बच्चे जो हैं वह इस वक्त वैक्सीन ले रहे हैं। अब देखिए कि उस वक्त मैं मुंबई में मौजूद हूं। मुंबई के उस देसर जो वैक्सीनेशन सेंटर है, जो कि मुंबई का एक बहुत बड़ा वैक्सीन सेंटर माना जाता है, और यहाँ पर इस वक्त 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है। अब तक तमाम लोगों ने वैक्सीन यहाँ ले लिया है। टारगेट है करीबन 9 लाख लोगों को वैक्सीन देने का टारगेट पूरे मुंबई ने रखा हुआ है 9 सेंटरों पर। आप देखिए कि इस वक्त यहाँ पर छोटे बच्चे यानी 15 से लेकर 18 साल के बच्चे यहाँ पर वैक्सीन ले रहे हैं। इन्हें देखिए किस तरीके से वैक्सीन लगाया जा रहा है और इसकी आज के दिनों में देख रहा हूँ जो इसका रिस्पांस है काफी अच्छा मिल रहा है। देखिए वैक्सीन यहाँ पर ले रहे हैं बच्चे और वैक्सीन लेने के बाद उन्हें आधे घंटे तक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रोका जा रहा है, जो सिस्टम है। उसके बाद उन्हें उनका फीडबैक लेने के बाद घर छोड़ा जा रहा है। कोरोना का घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को लेकर के जो 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना था वो आज हो रहा है और हम इस वक्त मौजूद हैं लोकबंधु हॉस्पिटल में, जहां पर आप देख सकते हैं कि 9 बजे से यहां पर जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो शुरू हो गया है। हालांकि अगर मैं बात करूं जिस तरीके से पोर्टल्स पे ऐप पे रजिस्ट्रेशन था वो 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन आज क्योंकि 31 जो हॉस्पिटल्स हैं लखनऊ के वहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ कोविड की लड़ाई में सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र जो था वो एंटी कोविड वैक्सीन थी। पहले जो है 45 प्लस कैटेगरी, उसके बाद 18 प्लस कैटेगरी, अब 15 से 18 प्लस का जो है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। तीसरी लहर की रफ्तार दूसरी लहर की तुलना में क्या बेहद तेज है। दूसरी वेव की शुरुआत पिछले साल 12 फरवरी से हुई थी। तब एक हफ्ते में नए केस जो थे 0.76% की रफ्तार से बढ़े थे। तीसरी वेव की बात करें तो इसमें नए केस का आंकड़ा जो है एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 199% की बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि इसकी रफ्तार पिछली वेव से करीब 262 गुना ज्यादा है और यही डॉक्टर्स कह रहे हैं। ये ग्राफ देखिए और तीसरी लहर की भयावहता का अंदाजा लगाइए। ये किस तरीके से ग्राफ बढ़ करके और कहां पहुंच रहा है ये आप देख सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर 200% की बढ़ोतरी एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर 200% की बढ़ोतरी। तो कोरोना मामले में अपडेट अब यह भी है कि दिल्ली में 24 घंटे में 6.46% बढ़ा है पॉजिटिविटी रेट। देश में एक हफ्ते में 3 गुना मरीज बढ़े हैं। 12 सप्ताह बाद सबसे ज्यादा केस होंगे ये कहा जा रहा है। तीसरी वेव
का संक्रमण इतना डरावना क्यों है? एक हफ्ते में 200% नए केस बढ़े हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। पिछली वेव से ये वेव जो है 262 गुना ज्यादा तेज है। तीसरी वेव में संक्रमण का ये हाल है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें कोरोना हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र में रविवार को 11,877 लोग संक्रमित हुए, ये महाराष्ट्र भर से आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो रविवार को 6,153 लोग संक्रमित पाए गए, पश्चिम बंगाल का यह आंकड़ा है। देखिए केरल में आज 2,560 नए कोविड मामले और 30 मौतें नीचे पड़ी है, ये सबसे डरावने वाला आंकड़ा था। 30 मौतें हुई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना से। आपको दूसरी लहर की खबरें याद आ रही होंगी। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया कोरोना पॉजिटिव हैं। बॉलीवुड में तो पहले दस्तक दे चुकी है कोरोना की लहर। बॉलीवुड फिल्म निर्माता और निर्देशक एकता कपूर कोरोना से संक्रमित हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स की एकता कपूर। बंगाल रणजी ट्रॉफी स्क्वाड के 7 सदस्य कोरोना से संक्रमित हैं। देखिए किस कदर तेजी से ये फैल रहा है। रणजी का ट्रेनिंग सेशन कैंसिल कर दिया गया है इसी कोरोना संक्रमण के चलते। बिहार के पटना में एनएमसीएच में 100 डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। बताइए, डॉक्टर्स ही पॉजिटिव हो गए। पटना में मरीजों में कोविड चेन का अब खतरा इससे बढ़ गया है कि एक दूसरे से, क्योंकि संक्रमण ज्यादा फैलता है। अगले एक हफ्ते में दिल्ली में कोरोना का ये जो ग्राफ है ये बढ़ सकता है। इसे लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। यह 37,000 बेड्स की दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं। और केवल 82 बेड्स इस टाइम ऑक्यूपाइड हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा पेशेंट्स दिल्ली में कोरोना के हैं। तो इसका मतलब 0.22% बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और 99.78% बेड्स खाली हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता ऐश्वर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहां पर आपको ऐश्वर्य नजर आएंगे और हम उनसे जानेंगे कि मुख्यमंत्री भी परेशान हैं, चिंतित हैं। तो फिर ये देखिए ऐश्वर्य नजर आ गया। ऐश्वर्य, दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ भी रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी इस बात की चिंता जाहिर की। सरकार सजग है, लोगों को और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं तीसरी वेव को लेकर? देखिए, दिल्ली के अंदर लगातार लोगों से आग्रह जरूर किया जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर पहने, लेकिन लगातार मार्केट के अंदर जिस तरीके की भीड़ नजर आ रही है वो वाकई में चिंताजनक है। क्योंकि पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 4,099 मामले सामने आना, पॉजिटिविटी दर दिल्ली का 6.5% से ऊपर जाना वाकई में एक चौंकाने वाली बात है। कल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सुबह आपातकालीन बैठक भी है कि जिस तरीके से अगले हफ्ते तक जो केसेस हैं वो बढ़कर पीक पर पहुंच जाएंगे, ऐसा सत्येंद्र जैन ने कहा आज सुबह। तो वो किस तरीके से दिल्ली वासियों को उससे निपटना है, इसको लेकर कल कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। सफदरजंग अस्पताल की बात की जाए तो 6 रेसिडेंट डॉक्टर्स आज भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। 22 कुल मिला के डॉक्टर्स हैं जो पॉजिटिव हो चुके हैं, जो लगातार कोविड का इलाज कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कल की बैठक बेहद ही अहम रहने वाली है, जिसमें आगे चलकर क्या कुछ बड़े फैसले लेने हैं दिल्ली को लेकर, उसका फैसला किया जाएगा। ठीक है ऐश्वर्य, नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐश्वर्य हमें जानकारी दे रहे थे दिल्ली को लेकर के कोरोना विस्फोट के बाद लोग कितने सजग हैं और क्या कुछ सरकार कर रही है। बहरहाल यहां इस एडिशन में एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बताएंगे कि मंत्री टेनी के बेटे ने कैसे कर दिया कानून को शर्मिंदा, और उत्तर प्रदेश में मायावती कहां हैं, ढूंढेंगे उनको। लखीमपुर खीरी मामले में पुलिस ने कोर्ट में 5,000 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर कर दी है पुलिस ने। 6 तारीख को 90 दिन पूरे होने वाले थे। अब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। इसमें कोर्ट का रुख आरोपियों के खिलाफ क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी। चार्जशीट में पुलिस ने घटना को सोची समझी साजिश करार दिया है। लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस की चार्जशीट के बारे में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि घटना के दौरान आशीष मिश्रा एसयूवी थार में मौजूद था। वहीं उसका एक संबंधी वीरेंद्र शुक्ला घटना के समय स्कॉर्पियो में मौजूद था। उसे भी किसानों पर
एसयूवी चढ़ाए जाने और हिंसा के मामले में आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र शुक्ला उनके मामा हैं। चार्जशीट में मंत्री अजय मिश्रा का नाम जोड़ने की अर्जी भी दी गई थी, लेकिन चार्जशीट में मंत्री का नाम जोड़ा नहीं गया। आइए सुनते हैं इस मामले में वकीलों का क्या कहना है। चार्जशीट आज सबमिट हो गई है और 3 अक्टूबर को जब ये हमने एफआईआर दर्ज कराई थी तो एफआईआर की तहरीर में अजय मिश्रा टैनी का भी नाम था जो सांसद हैं। अब चार्जशीट उसके बाद जो तहरीर में नाम था लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया था। इसके बाद हमने प्रार्थना पत्र दिया था एडीजीपी को एसआईटी में कि अजय मिश्रा टैनी का नाम इनमें नामजद किया जाए उनको, जब उनका तहरीर में नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है आज इस चार्जशीट में। जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनका नाम आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा है नहीं हुई इस हिसाब से। थार गाड़ी अजय मिश्रा टैनी के नाम पे थी, उनका रोल भी था, उनके स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको नामजद नहीं किया गया इस केस में। तो आपको क्या रहेगी, आपको क्या करेंगे? पैनल से डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है कि इस केस में अब हमको 156(3) डालनी पड़ेगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो इन्वेस्टिगेशन हुई है एसआईटी की निगरानी में, क्या लगता है आप इससे सहमत है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हम लोग इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि अजय मिश्रा टैनी जो कि एक्यूज थे इसमें, उनका रोल भी था, उनकी गाड़ी इन्वॉल्व है, महिंद्रा थार इसमें इन्वॉल्व है और उसके बाद भी उनका नाम नहीं है इसमें। काफ़ी लंबी। देखिए, लखीमपुर कांड पर सियासत तो पहले से हो रही है। अब मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे के खिलाफ चार्जशीट दायर हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी को फिर से बीजेपी पर हमले का मौका मिला और माहौल भी चुनावी है, तो अखिलेश यादव ने भी देर नहीं लगाई। कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाए वो। एसआईटी के इंस्पेक्टर विद्याराम दिवाकर ने इसे दुर्घटना न बताकर सोची समझी साजिश बताया था। इस मामले में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय मिश्रा। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई 3 अक्टूबर की हिंसा मामले में आज चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और चार्जशीट जो दाखिल की गई है उसमें साफ तौर पे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को मुख्य आरोपी बनाया गया है। जिस तरीके से लगातार किसान ये कहते चले आ रहे थे कि जिस समय घटना हुई उस समय आशीष मिश्रा उर्फ मोनू थार पे मौजूद था, लेकिन आशीष मिश्रा लगातार इसको मानने को तैयार नहीं थे, उनके परिवार के लोग मानने को तैयार नहीं थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी लगातार साफ तौर पर यह कह रहे थे कि हमारा बेटा उसमें मौजूद नहीं था। लेकिन जो आज चार्जशीट दाखिल की गई है, 5000 से अधिक पन्ने हैं चार्जशीट के और एक डीवीडी भी दाखिल की गई है। उसमें साफ तौर पे ये बताया गया है कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मुख्य आरोपी हैं और इनके साथ 13 आरोपी ऐसे हैं जो इस घटना में संलिप्त थे। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को हुई घटना में 4 किसानों, एक स्थानीय पत्रकार समेत 8 लोगों की हत्या हुई थी। आशीष मिश्रा और उसके साथियों पर आरोप है कि वो फायरिंग करते हुए किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदते हुए निकल गए थे। इसमें 4 की मौत और कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 4 अक्टूबर को तिकुनिया थाने में आशीष मिश्रा समेत कई अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की जांच उत्तर प्रदेश एसआईटी कर रही है। इस केस में मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू समेत 13 लोग न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 6 जनवरी को सुनवाई होगी। तो सवाल कि क्या मंत्री का बेटा हत्यारा है? आगे बढ़ते हैं। क्या यूपी की सियासत गर्म है? जी हां, गर्म है, लेकिन फिर मायावती क्यों नरम है? बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ गए, थोड़ा बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। उत्तर प्रदेश में इस साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की चुप्पी हैरान कर देने वाली है। देखिए, एक और सभी पार्टियों के नेता धुरंधर धुआंधार रैली कर रहे हैं,
प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रदेश के चारों कोनों में सक्रिय हैं। वहीं इनको टक्कर दे रहे हैं अखिलेश यादव, जो विजय रथ यात्रा के जरिए ताबड़तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। उनके साथ जयंत चौधरी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक कि ओवैसी भी खूब अपना पसीना बहा रहे हैं। प्रियंका गांधी महिलाओं के जरिए यूपी को साधने में दम लगा रही हैं। लेकिन सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री नहीं मायावती ने अभी तक एक भी रैली नहीं की है। ऐसा आखिर क्यों है? मायावती के समर्थक, पर्यवेक्षक और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी ये सवाल परेशान कर रहा है कि आखिर मायावती कहां हैं और क्या कर रही हैं। देखिए, बीएसपी प्रमुख मायावती के चुनावी रैलियां न करने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसा। उन्होंने गुरुवार को मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में की गई जन विश्वास यात्रा के दौरान कहा था कि मायावती डरी हुई हैं। सुनिए अमित शाह ने कैसे मायावती को ललकारा है। विकास जो है ना, ये सपा बसपा नहीं कर सकती। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ, बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ, बबुआ और बहन। मैं किसको कह रहा हूं मालूम है ना? किसको कह रहा हूं? किसको? ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है। क्या बहन जी डरी हुई हैं? और ठंड को लेकर के जब अमित शाह ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर तंज कसा तो मायावती ने भी ट्वीट के जरिए अमित शाह के इस हमले का जवाब दिया। मायावती ने भी तंज किया और क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं कि ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी है, ये देखिए मायावती का ट्वीट। अरे अमित शाह की बात सुन लीजिए, सुनिए आपने। उसके बाद ये यहाँ पर मायावती ने क्या कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये मायावती ने कहा है, ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है, ये सरकार में रहकर गरीबों के खजाने की गर्मी इन्हें चढ़ी हुई है। सत्ता में इन्हें अपने विरोधियों पर ठंडी गर्मी का कटाक्ष करने की याद नहीं आती है। ये मायावती का जवाब था अमित शाह के सवाल पर, अमित शाह की ललकार पर। और आपको बता दें, यही नहीं, मायावती ने ट्विटर पर बाकायदा 3 पन्नों का प्रेस नोट जारी करके कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। मायावती ने अभी तक एक भी रैली नहीं की है। ऐसे सवालों के जवाब पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुछ दलीलें दी हैं। आइए आपको बताते हैं क्या हैं वो दलीलें। देखिए, बहन जी की इन दलीलों में क्या कुछ कहा गया है। 2-2.5 महीने पहले धुआंधार रैलियां बीएसपी की कार्यशैली नहीं है, ये कहा गया है। बीजेपी कांग्रेस के पास पूंजीपतियों और धन्ना सेठों का पैसा भी हमारे पास नहीं है, ये कहा गया है। बीजेपी कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग करते हैं रैलियां करके, हम नहीं करते। सत्ताधारी दल के कार्यक्रम में आधी भीड़ सरकारी अधिकारियों की है। ताबड़तोड़ रैलियों, शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण में सरकारी रुपया खर्च होता है। आधी भीड़ टिकट पाने वालों की होती है। सरकारी खर्च पर जनसभाएं करती हैं कांग्रेस और बीजेपी। बीएसपी 3 महीने पहले ऐसा नहीं कर सकती, वरना चुनावों के वक्त जनसभा का आर्थिक बोझ हम नहीं उठा पाएंगे। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की नकल करने में भरोसा नहीं करती। बीएसपी पार्टी की आर्थिक स्थिति को ही ध्यान में रखकर काम करती है। बीएसपी गरीबों, मजलूमों की पार्टी है, न कि पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की। हमारी पार्टी की कार्यशैली के लिए दूसरी पार्टियों को हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें खुद अपनी पार्टी की चिंता है। ये मायावती की तरफ से कहा गया है। हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर इस वक्त आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आलोक मेहता जी, ये देखिए आलोक मेहता जी आ गए। आलोक मेहता जी, ये जो प्रेस नोट था, ये वाकई में बड़ा प्रभावशाली हो सकता है, जो खासकर मायावती कैडर का वोटर है उसके लिए, क्योंकि बात सीधी सी समझ में आती है कि गरीबों का पैसा है, हम 3 महीने पहले रैली करेंगे तो उन्हीं का पैसा बर्बाद होगा, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होगा। कितनी कन्विंसिंग लगी मायावती सामने ना आकर, रैली ना करके, जब सवाल पूछे गए तो उसके जवाब में? पंकज मंडल के पास में जाऊंगा। आलोक जी माफ कीजिएगा, आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है। पंकज मंडल,
मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बहुजन समाज पार्टी की अप्रोच है रैलियों को लेकर के कि पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम गरीबों और मजलूमों की पार्टी हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा वोटर पर? जी देखिए, बिल्कुल आपको कहना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार सारी पार्टियां रैली कर रही है, सम्मेलन कर रही है, तमाम बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं, तमाम अलग अलग तरीके के सम्मेलन कर रहे हैं, यात्रा इस तरह से बीजेपी का वो देखा जा रहा है कि वो सम्मेलन ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, रथ यात्रा, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मायावती खुद हर जगह सतीश मिश्रा को भेज दे रहे, सम्मेलन में सतीश मिश्रा को भेज दे रहे, तो कहीं ना कहीं मायावती तो केवल और केवल चुनाव का एक जो बीएसपी का सुप्रीमियो होने के नाते जिस तरह से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो वोट है, वोट बैंक तो देखिए एक बीएसपी का वोट बैंक हुआ करता था, जिसकी वजह से बीएसपी कभी प्रदेश में सत्ता में भी रही है, राज किया इन्होंने। लेकिन जब मैं लौटूंगा पंकज मंडल आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और आलोक मेहता साहब के ऑडियो को भी हम दुरुस्त कर रहे हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि चुनाव से ठीक पहले बीएसपी के सांसद राकेश पांडे ने मायावती को तगड़ा झटका देते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। राकेश पांडे की ज्वाइनिंग जो है वो जलालपुर विधानसभा सीट से टिकट कंफर्म होने के बाद हुई है। आइए सुनते हैं राकेश पांडे ने इंडिया न्यूज से क्या कुछ कहा इस सिलसिले में। पूर्व सांसद राकेश पांडे जी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, या इसको घर वापसी भी कहा जा सकता है, क्योंकि पहले राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की है, विधायक रहे हैं मुलायम सिंह के दौरान में, और अब बसपा से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। हाँ, इसे आप क्या कहेंगे, घर वापसी कहेंगे कि फिर से पार्टी ज्वाइन करने? घर वापसी कहेंगे। हमारा योगदान एक परिवार के साथ जो रहता है वो योगदान हमारा समाजवादी पार्टी के परिवार के साथ रहेगा, और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर जनता के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से बहुमत में आएगी, सरकार बनाएगी। प्रदेश में जहां भी पार्टी कहेगी वहां करेंगे, या जहां पर हम लोगों का जनाधार होगा, जहां पे हम कामयाब हो सकते हैं वहां तक करेंगे। रही चुनाव लड़ने के बाद पार्टी जहां से निर्देश देगी वहां लड़ेंगे, नहीं कहेगी तो सेवा करेंगे पार्टी की। बिल्कुल, ये थे पूर्व सांसद राकेश पांडे जी जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, पुराने नेता रहे हैं। अब इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि जलालपुर विधानसभा सीट से इनकी दावेदारी पक्की मानी जा रही है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चलिए, तो ये आपने देखा। अब आलोक मेहता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज मंडल हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। आलोक मेहता जी, यहाँ मायावती का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, उनकी पार्टी के लोग उनके विरोधी पार्टियों में जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, मायावती की इस राजनीति को अगर समझने की कोशिश की जाए तो कैसे समझा जा सकता है? वैसे काफी आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा ख्याल इको आ रही है बहुत ज्यादा। हेलो आलोक मेहता जी, ये दिक्कत दूर नहीं हो पाई, आपका ऑडियो अब तक हमारे पास तक नहीं आ रहा है। पंकज मंडल का मैं एक बार फिर रुख करूंगा। पंकज, मायावती के लोग उनका साथ छोड़ करके सपा में जा रहे हैं, यहाँ किस तरीके से मायावती कह सकती हैं कि उन्होंने अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखा है, या फिर अब अगर वो ये कहेंगे कि हम पूंजीपतियों की पार्टी नहीं, गरीबों की पार्टी है, हम एन चुनाव से थोड़ा पहले आकर के इस तरीके का प्रचार करेंगे, क्या फायदा होगा पार्टी को इससे? कहाँ है बहुजन समाज पार्टी अगर देखा जाए वोटर के बीच? तो बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि बीएसपी के जो पार्टी के जो लोग थे जो बताते थे कि बीएसपी की न्यू है और बीएसपी की मजबूत, जिसको न्यू कहा जाता था, ऐसे में लगातार अब बीएसपी के तमाम सारे जो बड़े नेता है, जो जमीनी नेता है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खिसकती हुई जा रही है। आज जिस तरह से राकेश पांडे जो कि आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर से वर्चस्व रखते हैं, राजनीति की अच्छी पकड़ रखते हैं, वो उन्होंने हालांकि अपनी कैरियर की शुरुआत तो समाजवादी पार्टी से ही की थी, बाद में वो बसपा में आ गए थे, कई बार वो सांसद भी रह चुके थे और बीएसपी में उनका कद भी बहुत अच्छा था। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती और बीएसपी का जो इस समय जो रोल मॉडल मानने वाले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको रोल मॉडल माना जाए, कहीं ना कहीं यही सब चीजें हैं। और देखिए एक ही बात है, 2022 का चुनाव है, जिस तरह से भीड़ अखिलेश की तरफ बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है, देखिए नेताओं का वर्चस्व केवल एक ही चीज रहती है कि सत्ता होनी चाहिए और सत्ता में उनको सीट मिलनी चाहिए, सीट महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि लगातार जो बीएसपी से लोग खिसकते जा रहे हैं और सपा में बढ़ते जा रहे हैं। सपा को तो इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। देखिए आज बीएसपी के तमाम जो राकेश पांडे के साथ तमाम जो क्षेत्रीय जो नेता थे,
जी बिल्कुल। ठीक है पंकज जी, मैं एक बार आलोक मेहता साहब को फिर ट्राई करता हूं। मुमकिन है कि अब उनकी आवाज ठीक ढंग से हम तक पहुंचे। 4 बार आलोक मेहता जी मुख्यमंत्री रहे मायावती, उनका कद इस कदर बड़ा है, लेकिन इस बार चुनावी रणनीति में एकदम उन्होंने बड़ा भारी बदलाव किया है अपनी। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि जिस तरह से उनकी एक रणनीति रहती है, वो सारे विकल्प खुले रखते हैं। आपको याद होगा, कभी कांग्रेस का भी सहारा लिया था जब समाजवादी से झगड़ा हुआ, फिर कभी बीजेपी का सहारा लिया उनसे लड़ने के लिए, फिर दोनों का सहारा लिया। इसलिए आज भी मैं ऐसा मानता हूं कि अपने वोट बैंक के साथ उनको ऐसा लगता है कि यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें वो किसी विकल्प के साथ जा सके, जरूरत हुई तो बीजेपी के साथ भी जा सके, जरूरत हुई तो समाजवादी के साथ भी जा सके जी, ये विकल्प के बारे में ध्यान में रखे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उनका प्रभाव है, इसीलिए अमित शाह जी ने वहां हमला किया है कि भाई, वरना एक तरफा लग रहा है कि खाली अखिलेश यादव पूरे मैदान में दिख रहे हैं। इसलिए मायावती के आने का एक एडवांटेज भी है कि जो वोट बैंक है उनका अपना, वो सामने भी आए, उसका भी कुछ लाभ मिलेगा, और बीजेपी को दोनों तरह से लाभ है यदि वो सामने एक्टिव रहती है। ऐसा अभी तक के अनुभव पुराने बताते हैं। उन्होंने विकल्प खुले रखे हैं, और ये पार्टियां भी, मैं ऐसा मानता हूं कि समाजवादी भी देखिए ज्यादा हमला मायावती पर नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आलोक जी, लेकिन जब मायावती और अखिलेश यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा था तो उसका फायदा मायावती की पार्टी को ज्यादा हुआ था। अब मायावती की पार्टी को छोड़ करके लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, ये किस तरीके की राजनीति है? देखिए, यही कारण, देखिए जो जीतता है, आप देखिए माइनॉरिटीज का वोट है, अल्पसंख्यकों का, वो इसलिए बार बार ये माना जा रहा था कि सब अखिलेश की तरफ जाएगा, और ओवैसी के आने से अखिलेश को नुकसान हो रहा है। ये एक रणनीति के तहत ही है कि यदि वो वोट इधर उधर नहीं खिसके और उसका जितना फायदा दलित वोट का मिल सके। ये आपने ठीक कहा, दोनों का साथ मिलने से, इसीलिए अखिलेश इस बार अकेले लड़ रहे हैं, और अभी तक उनका छापा पड़ने से पहले उनकी स्थिति आप और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उनकी स्थिति लगभग टक्कर देने जैसी है। और इसलिए कांग्रेस भी, मैंने ये लड़ाई सिर्फ समाजवादी और उनके बीच रह गई है लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आलोक और पंकज मंडल आपका इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति, जिसमें अगर माहौल गर्म है तो फिर मायावती क्यों नरम है, इसका जवाब आपको मायावती ने ही दिया। लेकिन अब उनकी स्ट्रेटेजी उनकी अपनी पार्टी के लिए कितनी कारगर साबित होगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल, हमें आज इस एडिशन को यहीं खत्म करना होगा, लेकिन कल रात 9 बजे जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी में फिर हाजिर होंगे खबरों के पीछे की खबर लेकर, इस वादे के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। कोरोना का प्रकोप एक बार फिर बढ़ रहा है, आपको कोरोना प्रोटोकॉल को छोड़ना नहीं है, उसे पकड़े रखना है, वरना कोरोना आपको पकड़ लेगा। तो बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होऊंगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।